हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम थर्मोडायनेमिक्स यूनिट का लास्ट टॉपिक गिब्स मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं पढ़ रहे हैं। ये एक थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन है जिसे जे विलार्ड गिब्स ने परिभाषित किया था। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें स्थिर ताप और दाब पर किसी निकाय की कुल ऊर्जा जिससे अधिकतम कार्य किया जा सके, किसी निकाय की कुल ऊर्जा जिससे अधिकतम कार्य किया जा सके उस निकाय की गिब्स फ्री एनर्जी कहलाती है। इसी को हमने परिभाषा में लिखा है। स्थिर ताप एवं दाब पर किसी निकाय में प्रक्रम के दौरान ऊर्जा की वह उपलब्ध मात्रा जिसे उपयोगी या अधिकतम कार्य में बदला जा सके निकाय की मुक्त ऊर्जा कहलाती है। अब निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन उसके द्वारा किए गए कार्य की करने की क्षमता की माप होती है। तो जी इसमें रिलेशन होता है जी एच और एस, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी में संबंध जी बराबर एच माइनस टी एस, जहाँ टी परमताप केल्विन में होता है। प्रक्रम में मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का मान अगर ज्ञात करना हो तो डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। क्योंकि जी एक अवस्था फलन है तो इसलिए इसकी गिब्स जी निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो डेल्टा जी परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। तो इस समीकरण से हम डेल्टा जी का मान निकाल सकते हैं। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, जहाँ डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, एंथैल्पी में परिवर्तन और एंट्रोपी में परिवर्तन। इसके पश्चात तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रक्रम स्वतः होगा और प्रवर्तित होगा, नहीं रिवर्सिबल होगा और स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रक्रम नॉन इरिवर्सिबल होगा और स्पॉन्टेनियस होगा, या ये कह सकते हैं रिवर्सिबल होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे कि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा जब बी पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव है, और जब डेल्टा जी पॉजिटिव है तो स्वतः होगा और अप्रवर्तित होगा, या इसको कह सकते हैं अस्वतः अप्रवर्तित होगा। कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो ये इरिवर्सिबल होगा और स्पॉन्टेनियस होगा। जब ये वी नेगेटिव होगा डेल्टा जी, तब ये रिवर्सिबल होगा और स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल्टा जी अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम में होगा, साम्य अवस्था में होगा। इसी प्रकार से ये जो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस है, इस समीकरण को गिब्स हैमिल्टन समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से डेल्टा जी का मान कैसे कैसे, तो इसमें हम देखें अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस और डेल्टा जी इनके चिन्ह अगर कैसे कैसे हैं तो प्रक्रम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा। यथार्थ सभी तापों पर प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा। इसमें भी सभी तापों पर प्रक्रम स्वतः अपरिवर्तित रहेगा। फिर इसके बाद में डेल्टा, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा, तो उच्च ताप पर प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा और T इंटू डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच होगा, और दोनों नेगेटिव हैं तो डेल्टा जी का मान भी नेगेटिव होगा। केवल निम्न तापों पर प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा, अर्थात T इंटू डेल्टा एस डेल्टा। ये मैथमेटिक्स जो यूज हैं सिग्न, ये न्यूमेरिकल्स में इनका उपयोग होता है। फिर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज अर्थात मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है। तो मानक अवस्था जैसे ताप 298 केल्विन, दाब 1 ATM में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तित होने पर मुक्त ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। इसे डेल्टा जी जीरो से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा जी जीरो बराबर होता है डेल्टा एच जीरो माइनस टी इंटू डेल्टा एस जीरो। इसको जीरो ना कह करके ये कहते हैं, इसका मतलब है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, इसका मतलब है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, और इसका मतलब है स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। तो ये चीज़ें इसमें आपको देखनी है। इसके बाद हैस लॉ किसे कहते हैं, हैस का नियम या हैस स्थिर ऊष्मा का नियम, यह तो हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हैस का नियम। रूसी वैज्ञानिक हैस ने 1840 में एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन के आधार पर स्थिर ऊष्मा संकलन नियम दिया। इसमें यह है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया एक विधि से होती हो या
एक से अधिक पद उसमें पूर्ण होने में लगते हों, लेकिन चाहे कोई रासायनिक परिवर्तन हो, चाहे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, चाहे एक पद में होती हो, एक विधि में होती हो, या एक से अधिक विधियों द्वारा संपन्न होती हो, या एक से अधिक पदों द्वारा संपन्न होती हो, लेकिन संपूर्ण उत्सर्जित और अवशोषित ऊष्मा सदैव समान होती है। परिवर्तन किसी भी विधि से पूर्ण किया जाए लेकिन उसमें एनर्जी चेंज नहीं होता, अर्थात उत्सर्जित और अवशोषित ऊष्मा की मात्रा बराबर होती है। इसी को सत्यापित करते हैं। तो हमने मान लिया कोई स्थिर ताप और दाब पर कोई सिस्टम ए से बी में कन्वर्ट होता है और क्यू ऊष्मा उत्सर्जित करता है, तो ए बराबर बी प्लस क्यू। इसी प्रकार से ए से बी में जाने में दूसरी विधि में पहले हम ए से सी में गए तो Q1 ऊष्मा उत्सर्जित हुई, सी से डी में गए तो Q2 ऊष्मा उत्सर्जित हुई, और डी से बी में गए तो Q3 ऊष्मा उत्सर्जित हुई। तो ए बराबर हो गया सी प्लस Q1, सी बराबर हो गया डी प्लस Q2 और डी बराबर हो गया बी प्लस Q3। तो द्वितीय विधि में कुल उत्सर्जित ऊर्जा हो गई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो हेस का नियम ये कहता है कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, अर्थात ये बराबर है। अब इसका कहीं हम मैथमेटिकल डेरिवेशन तो कर लिया, लेकिन प्रयोगात्मक रूप से नहीं समझा सकते, बस इसको मैथमेटिकली आप समझ सकते हो। अगर हम ये मान लें कि Q इज़ ग्रेटर देन Q इज़ लेस देन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा पदों में क्रिया होगी उतनी ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, अर्थात ऊर्जा उत्पन्न होगी। जबकि हेस कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है कि ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये वाला जो है Q इज़ ग्रेटर देन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये कहता है कि जितने ज़्यादा पदों में रिएक्शन होगी, जितने ज़्यादा पदों में होगा जितने ज़्यादा पदों में अधिक से अधिक पदों में क्रिया संपन्न होगी उतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से गलत है। या फिर हम ये मान लें कि Q इज़ ग्रेटर देन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो इसका अर्थ है कि जितने कम पदों में, जितने ज़्यादा पदों में होगी एनर्जी कम होगी। कम होने का मतलब एनर्जी का लॉस होगा, तो एनर्जी ना नष्ट होती है ना उत्पन्न होती है, तो दोनों चीज़ें संभव नहीं हैं। तो केवल एक ही चीज़ संभव है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से ठीक है। इसी प्रकार से उदाहरण के आधार पर समझ लें, जैसे कार्बन को अगर हम सीधे जला दें तो CO2 बन जाता है। कार्बन को सीधे जलाने पर CO2 बनता है और 94.03 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये प्रथम विधि है। दूसरी विधि में पहले कार्बन को जलाया सीमित मात्रा में तो CO बनी और CO में -26.41 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हुई। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया, फिर दोबारा जलाया गया, धीरे धीरे जला रहे हैं कम मात्रा में, तो CO2 बन रहा है और 67.62, यानी कि यहाँ CO2 में कन्वर्ट हो रहा है एक पद में और यहाँ CO2 कन्वर्ट हो रहा है दो पदों में। तो कुल उत्सर्जित मात्रा इसकी देखेंगे तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 तो -94.03 किलो कैलोरी। ये जो ऊष्मा है वो एक पद में उत्सर्जित ऊष्मा के बराबर है। तो इससे हेस का जो नियम है वो सिद्ध होता है। इसी प्रकार से अब कुछ रिएक्शंस आती हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन किसे कहते हैं, संभवन ऊष्मा। तो बहुत सारी रिएक्शन है, यहाँ हम केवल 3 रिएक्शंस को आपको समझा रहे हैं, बाकी रिएक्शंस PDF में से देख करके आप नोट कर लेंगे और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेंगे। निर्दिष्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन, संभवन ऊष्मा, निर्दिष्ट ताप मतलब वही 25 डिग्री सेल्सियस कह दीजिए या 298 केल्विन कह दीजिए। स्थिर दाब, एक वायुमंडलीय दाब पर यौगिक के एक मोल अपने तत्वों से उनकी मानक अवस्थाओं में बनने में एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वो उस यौगिक की हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। इसको रिएक्शंस के आधार पर समझ लें। जैसे CO2 है तो CO2 का एक मोल, यहाँ एक लिखा ना, तो एक मोल बनने में इनके तत्व, अपने तत्वों से मतलब कार्बन और ऑक्सीजन से, तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा और कोई तत्व है ही नहीं, तो इसके एक मोल अपने तत्वों से बनने में, इस यौगिक के एक मोल अपने तत्वों से बनने में जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वही इस यौगिक की संभवन ऊष्मा कहलाती, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाती। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि CO2 के तत्व कौन से हैं, C और O, इनसे बनने में इसका एक मोल बनने में 94.03 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि CO2 की संभवन ऊष्मा 94.03 किलो कैलोरी है। इसी प्रकार से हीट ऑफ कंबस्जन, दहन ऊष्मा, तो निर्दिष्ट ताप वही 25 डिग्री सेल्सियस है 298 केल्विन। स्थिर दाब, एक वायुमंडलीय दाब पर यौगिक के एक मोल के पूर्ण दहन करने पर एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसे यौगिक की दहन ऊष्मा कहते हैं। जैसे कार्बन को हमने जलाया तो कार्बन का एक मोल यानी 12 ग्राम या एक मोल को जलाने पर हमको 94.03 किलो कैलोरी ऊष्मा मिलती है। तो इसका मतलब ये 94.03 किलो कैलोरी ऊष्मा इस कार्बन की
हीट ऑफ कंबसन दहन ऊष्मा कहलाती है। इसी प्रकार से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वही निर्दिष्ट ताप और स्थिर दाब पर तनु विलयन में किसी अम्ल के एक तुल्यांक को किसी क्षार के एक तुल्यांक से क्रिया कराने पर एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वही उस अम्ल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। जैसे HCl का 1 मिली तुल्यांक या 1 ग्राम तुल्यांक या NaOH के 1 मिली तुल्यांक या 1 ग्राम तुल्यांक के तनु विलयन से क्रिया करके -13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित करता है, तो इस HCl और NaOH की उदासीनीकरण ऊष्मा -13.7 किलो कैलोरी होगी। इसमें कुछ आंकिक प्रश्न भी आते हैं तो उनको समझ लें। जैसे कोई अभिक्रिया है, इसमें ये अभिक्रिया है CO2 + H2CO H2O, इसके लिए हमें डेल्टा H ज्ञात करना है। लेकिन उसके लिए सवाल में दिया है, एक तो ये इसकी डेल्टा H ज्ञात करनी है, CO, CO2 और H2O इनकी संभवन ऊष्माएं क्रमशः ये दे रखी हैं। तो संभवन ऊष्मा, अब ये सवाल है और इसमें ये आंसर, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन इन दी हुई वैल्यूज़ के आधार पर इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमें पहले पता होना चाहिए संभवन ऊष्मा कैसे निकालेंगे। तो CO की संभवन ऊष्मा मतलब ये डेल्टा H बराबर -25.7 किलो कैलोरी दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम रिएक्शन बना दें। तो इसमें C और O है ना, तो C + ½ O2 तो CO, तो ये रिएक्शन हो गई। हमने ये रिएक्शन अपनी तरफ से बना ली। तो ये जो CO है, अब ये अपने तत्वों से बन रहा है भाई। C 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 1 ऑक्सीजन और 1 C मिलकर के CO बना रहा है, तो 25.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। इसमें अगली रिएक्शन है CO2 की संभवन ऊष्मा। तो CO2 की संभवन ऊष्मा C + O2 CO2, तो इसमें 93.2 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। फिर H2O, तो H2O मतलब H2 + ½ O2 तो H2। ये रिएक्शन हमको अपने आप बनानी पड़ती है। संभवन ऊष्मा है तो संभवन ऊष्मा में ये हमें दे रखें, तो इसमें C और O है तो C और ½ O2 ले लिया। यहाँ C + O2 था तो C + O2 ले लिया, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा बाई मालिकुलर है, डाई मालिकुलर है, उसमें दो एटम होते हैं, डाई एटमिक है। तो H2O, तो H2 + ½ O2, क्योंकि 1 ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इस तरीके से हमने रिएक्शन बना लेंगे। अब अगले बार में हम ये देखते हैं कि ये रिएक्शन, क्योंकि इसका आंसर लाना होता है, तो ये एक अंदाजे के लिए दी होती है कि इस रिएक्शन को बनाना है इन तीनों रिएक्शन से। तो हम देखेंगे CO2 यहाँ है, लाना इधर है, और H2 ये इधर ही है ना, और CO + H2O, तो CO + H2O, इसका मतलब इन दोनों को तो जोड़ दें, पहली और थर्ड को जोड़ दें, ये इंडिकेट यहाँ से लग रहा है। और CO2 इधर है तो इसको इधर लाने के लिए इसे घटा दें, तो पहली और दूसरी समीकरण को जोड़ेंगे और तीसरी को घटा देंगे। तो हमने लिखा है फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया, फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया और सेकंड को घटा दिया। तो अब कैसे? C + ½ O2, C + ½ O2, इसको घटाना है तो -C - O2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड के साथ और राइट हैंड साइड राइट, और इसको जोड़ना है तो +H2 + ½ O2, इन दोनों, तो पहली और तीसरी जुड़ गई और सेकंड घटा दी। यही काम इधर करा, तो CO + -CO2 ये घटा दी और +H2 जोड़ दी, और यही काम इसमें करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसे घटा देंगे। तो यही करा, इन दोनों को जोड़ दिया और इसको घटा दिया। तो ये रिएक्शन देखो, C से C कट गया, ½ O2 से ½ O2 कट गया, और ½ O2 O2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? केवल H2, और ये CO2 इधर आ गया, तो CO2 + H2, CO + H2, ये रिएक्शन बन गई। जब ये रिएक्शन बन गई तो इसका मतलब इधर की जो कैलकुलेशन वो भी हमारी ठीक है, इससे साथ साथ में उत्तर भी चेक हो जाता है। और भी न्यूमेरिकल्स इसमें दिए हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।